आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं, जो गेस्ट है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती सदर जनाब फ़ारूक अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। ये जो देगलूर के असम्बली सीट के लिए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। मौका नांदेड़ ज़िले में ख़ासतौर से देगलूर और बिलोली के लोगों को मिला है कि वो मौजूदा हालात के अंदर एक नए ऑप्शन को, एक नए विकल्प को सामने लाएं। तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की जो पार्टी का वहाँ पे पोजीशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से वहाँ पे पार्टी की कितने दिनों से काम कर रही है, क्या कुछ वहाँ के इश्यूज़ को लेकर काम किया है? तो वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो वंचित घटक हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। नांदेड़ में 2 विधानसभा मतदार संघ ऐसे हैं जो किसी प्रस्थापित पॉलिटिशियन के, इस्टेब्लिश्ड या सरमायादार सियासी रहनुमा के इख्तियार में नहीं रहते हैं। आमतौर पर जहाँ भी इस तरह के ज़िमनी चुनाव होते हैं या पोट निवडणूक जिसको कहते हैं, तो ये देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट का इंतकाल हुआ या जो कैंडिडेट वहाँ पे उस कैंडिडेट महरूम है तो उसके फैमिली के किसी मेंबर को टिकट दिया जाता है। लोगों की एक सहानुभूति, हमदर्दी की उसको जो से एक फ़ायदा होता है उसका, और वो सीट उनके लिए श्योर होती है। देखिए, पहले तो जिसको घरानेशाही बोला जाता है वो गलत ही है। जमहूरियत के अंदर मौका सबको मिलना चाहिए। बाप आमदार तो बेटा आमदार, ये जमहूरियत को मंजूर नहीं है। क्योंकि पहले राजा के दौर में हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा ही होता था, लेकिन अब जमहूरियत के अंदर आवाम से लोग चुने जाते हैं। तो कुछ पार्टियों का, जैसा कांग्रेस का आमतौर पे ये रुझान रहता है कि जहां उसका डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से है तो वंचित आघाड़ी अपना कैंडिडेट खड़ा करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है, या उसके वोट डिवीज़न हो के बीजेपी को उसका फ़ायदा होता है। तो इस तरह का इस बार भी ऐसा कोई सिनेरियो देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ जो इस तरह के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसको किस हद तक कैसा देखते हैं आप? कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी इन इल्ज़ामात के लिए? आप कई मौके हमने गंवाए हैं। अगर लोकसभा में ये बी टीम का शिकार नहीं होते, अगर मुसलमान मुत्तहिद तौर पे अगर लोकसभा में वोट करते और दिगर भी तबके जो है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद कहते हैं, वो भी लोग अगर ऐसे बी टीम के इल्ज़ाम के बदगुमानी में नहीं रहते तो हम एक बीजेपी का एमपी रोक सकते थे ना नांदेड़ से। और यहाँ के चुनाव में हम देखते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटर्स की भी कहा जा रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद है, और एमआईएम आमतौर पर जहाँ भी 30% या 25-30% से ज़्यादा कैंडिडेट या तनासुब होता है वहाँ कैंडिडेट देती है। अब तक तो उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। अगर इनकेस वो अगर कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है या वंचित के साथ अलायंस के ताल्लुक से कुछ अगर उनकी बातचीत मुत्तहिदा तौर पर लड़ा जाए तो उस वक्त वंचित का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए, सभी सियासी पार्टियां अपना अपना फैसला अपने अपने पार्टी पॉलिसी के तहत करती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी और पार्टी ने क्या फ़ैसला लेना चाहिए, ये उस पार्टी का इख्तियार है। लेकिन एक चीज़ हमको भी समझनी पड़ेगी कि अगर वो एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर हम सब एक होने से ये होते हैं, तो आवाम को सोचना पड़ेगा। जहाँ तक वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो की हम बात करें तो देगलूर और बिलोली का जो चुनाव है उसको लेकर क्या आप मतदाताओं को किस तरह की, क्या कुछ आपका उनके साथ क्या प्रोग्राम है आपका मैनिफेस्टो? असेंबली के अंदर चाहे किसी भी पार्टी के एमएलए रहे हों, लेकिन हमारे इश्यूज़ के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम असेंबली में नहीं हैं, हम कम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक नुमाइंदा भेजिए, फिर आप देखिए कि वहाँ पर जो बड़े इश्यूज़ है जिसको लेकर हमारी कौम और मिल्लत चाहती है कि बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है, तो वो मौजू के ऊपर हम बात कराएंगे। हम हमारे नुमाइंदे के जरिए बात कराएंगे ना। ये जून महीना चल रहा है, आने वाले दिनों के अंदर पूरे एडमिशन चालू होते हैं एजुकेशनल, तो हर एडमिशन के अंदर 5% मुस्लिम आरक्षण को लागू करने का फैसला ये हुकूमत ने करना और उसको टिका के रखना। हम कहते हैं कि अगर ये फैसला ले रही है मुसलमानों के हक में, और दूसरा एक फैसला यहाँ के असेंबली ने, यही कांग्रेस राष्ट्रवादी ने करना कि हम वो एनआरसी सीए जो राजस्थान सहित 5 राज्यों में 7 राज्यों में जो भी लागू हुआ है वो हम महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। ये 2 फैसले खाली असेंबली ने कर लेना। हम आपको बोलेंगे हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे मुसलमानों के पास में, मैं नहीं आऊंगा। मेरी पार्टी के जिम्मेदार जो फैसला करना है करे, लेकिन मैं पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते कहता हूं कि फारूक अहमद इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों से वोट नहीं मांगेगा। अगर मुसलमानों की ये 2 मांगे ये सरकार पूरी करती है तो, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि ये नहीं करेंगे। इनकी नीयत ही नहीं है मुसलमानों के लिए काम करने की। लेकर आप बात जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो ऑलरेडी मराठा रिजर्वेशन पर एक पूरी पॉलिटिक्स डिपेंड है, या पूरा को समझे क्या राजनीति उस पर चलती है।
वो उसमें सक्सेस उनको नहीं मिला, तो उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन का अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो मुसलमानों के साथ फिर तुष्टिकरण का और पर इल्ज़ाम लग के उसका बीजेपी फ़ायदा नहीं उठाएगी। इस तरह का कोई माहौल नहीं बनेगा। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? आपके जानकारी के लिए 10% मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कानून बन चुका है, हाल ही में बना है 4 दिन पहले। हम मराठा समाज को आरक्षण मत दो नहीं बोल रहे हैं हम तो, मैं तो शख्सी तौर पर नहीं, मेरी पार्टी कहती है कि 70% गरीब मराठा को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन 30% सरमाएदार सियासी लीडरान 160 घराने मिलने नहीं दे रहे हैं। हम तो उनकी तायत में, मराठा समाज के आरक्षण के लिए हम तो हर तरह हम ना पहले भी लड़े हैं,